गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया कल स्टार्ट किया था, ठीक है। और आज हम लोग उस चैप्टर को कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे कल का वीडियो नहीं देखे हुए हैं वो वीडियो को देख लें तो काफ़ी कुछ उन्हें समझ में आ जाएगा। और वहाँ पे डेटा काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। आज भी डेटा हमारे पास ज़्यादा होगा, ठीक। हम लोगों ने कल जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा एक बार यहाँ पे रिवाइज करते हैं और उसके बाद से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे अपनी क्लास में, ठीक है। हम लोगों ने कल बच्चों देखा था संविधान निर्माण की प्रक्रिया में, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कि भारत का संविधान जो है किस किस मिशन की रिपोर्ट के आधार पर तैयार हुआ था, ठीक है। किस मिशन की रिपोर्ट के आधार पे? तो हम लोगों ने देखा था, आंसर क्या था, कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पे भारत के संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक। अब इसमें बच्चों मैंने बताया था कि होता क्या है, इस हमारे संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या थी 389, ठीक है, 389। और फिर मैंने इसका डिवीजन करा रखा था कि 389 में कितने मेंबर थे निर्वाचित? तो मैंने बताया था बच्चों कितने थे, 296। और देसी रियासत से कितने थे, 93 थे, ठीक। ये 296 जो हैं इस पे बच्चों क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था। तो ये हैं निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। जबकि यहाँ पे हम देखें तो ये मनोनीत थे देसी रियासत से। मैंने पूरा इसका डायग्राम बनाया हुआ है, आप पहला वीडियो बच्चों वहाँ पे जाके देख लेना। और फिर मैंने बताया था बच्चों कि 296 में जब इलेक्शन होता है, ठीक है, तो दो लोगों की इलेक्शन महत्वपूर्ण हैं, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। तो मैंने बताया था आईएनसी के 208 और मुस्लिम लीग के 73 सदस्य, ठीक है, 73 सदस्य यहाँ पे जीत के आए थे, बाकी निर्दल और अन्य थे, वहां पे मैंने डिटेल दिया हुआ है, ठीक। और फिर हम लोगों ने देखा था संविधान सभा में महिलाओं की संख्या। तो हम लोगों ने संविधान सभा में जब महिलाओं की संख्या देखा तो कुल सदस्य संख्या कितना देखा, 15 देखा, ठीक ना। कुल सदस्य संख्या कितना देखा हम लोगों ने, 15। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946, ठीक। इस दिन टोटल कितनी महिलाएं उपस्थित हुई, तो 8। तो फिर क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या? तो क्वेश्चन ये है संविधान सभा की प्रथम बैठक में महिलाओं की कुल संख्या, आंसर क्या है, 8। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या, आंसर है 15, ठीक है। तो अब ये जो संविधान सभा है, ठीक, इस संविधान सभा में जो महिला समूह है, इस महिला समूह की अध्यक्षा कौन थी? तो मैंने बताया महिला समूह की अध्यक्षा कौन थी, हंसा मेहता, ठीक है, हंसा मेहता अध्यक्षा थी, हंसा मेहता, ठीक। और फिर मैंने बताया था मुस्लिम महिला। तो मुस्लिम महिला का मैंने नाम लिया था बच्चों बेगम एजाज रसूल। दलित महिला का नाम लिया था दक्षिणायनी वेलायुधन। फिर मैंने देसी रियासत से जो महिला थी उसका नाम लिया एनी मस्करीनी, ठीक। तो ये बात मैंने आप लोग को कल बताया। और फिर मैंने बताया था आप लोगों को कि संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई, फर्स्ट सीटिंग हुई, वो कब होता है, 9 दिसंबर 1946 को। और जो दूसरा होगा 11 दिसंबर 1946 और जो तीसरा होगा वो 13 दिसंबर 1946 को। और मैंने जो बच्चों कल डेटा दिया था आपको, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, बेहद यूजफुल था, काफ़ी ऑथेंटिक डेटा थे उसके, ठीक। तो आप अगर नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो अनिवार्य रूप से आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपकी एक समझ जो है विकसित हो जाए, ठीक है, एक समझ विकसित हो जाए। तो अब मान लीजिए मैं उसी चैप्टर को अब फिर यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप जब उसको नहीं देखे रहेंगे तो फिर यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक। तो आप जब पहला वीडियो देखे रहेंगे इस चैप्टर का तो आज की वीडियो को समझ पाने में आपको बेहद आसानी होगी। और ओवरऑल कल जितना मैंने पढ़ाया तो 1 घंटे की क्लास थी, अब 1 घंटे फिर से उसको रिवाइज कर पाना थोड़ा मुश्किल है, आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो सारी बातों का तो डिस्कशन आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैंने आपको एक समझाने के लिए थोड़े बहुत बात बताई, जैसे कुछ बात और अगर देख ले तो संविधान सभा के टेम्परेरी, ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने बताया था सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों सच्चिदानंद सिन्हा बने, मैंने इसका कॉन्सेप्ट जो है दे रखा है आपको कल की क्लास में। राजेंद्र प्रसाद तय थे कि यही हमारे संविधान सभा के क्या हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष होंगे। परंतु उसके बावजूद, राजेंद्र प्रसाद की मौजूदगी के बावजूद
सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया, ऐसा क्यों? इस बात को अगर जानना है तो आप पहला वीडियो देख लीजिए इस चैप्टर का, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि एक व्यक्ति ऐसे थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, परंतु संविधान की बैठक में भाग ले रहे थे और वहाँ पे एक पद पे भी बैठे हुए थे, आसीन थे। उनका नाम मैंने बताया था डॉक्टर BN राव। क्यों डॉक्टर BN राव को रखा गया संविधान सभा में, ठीक है, जबकि वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो अब इसका भी आंसर आपको जानना है, पिछला वीडियो आप देख लीजिए, समझ रहे हो। तो बच्चों ऐसे जो है आप लोग को अगर सारे पॉइंट्स को समझना है तो पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक। हम लोग अब कल से आगे बढ़ेंगे। कल जो हम लोगों ने देखा था, अब वहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे। और ये चैप्टर विशेष रूप से इंफॉर्मेटिक है, समझ रहे हो ना, डेटाबेस है। तो अब और डेटा को हम लोग देखते हैं। तो फिर हम लोगों ने कल देख लिया था कहाँ तक, उपाध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार तक। अब उससे आगे बढ़ें तो अब देखो संविधान सभा का ड्राफ्टमैन, संविधान सभा का ड्राफ्टमैन कौन था? तो बच्चों इनका नाम है एस एन मुखर्जी। एस एन मुखर्जी जो हैं ये क्या है, संविधान सभा के ड्राफ्टमैन, ठीक है। संविधान सभा के ड्राफ्टमैन, ठीक। आगे चलें तो अब भारत का संविधान बन रहा था। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने कुल कितने देश के संविधान का अध्ययन करने के बाद भारत के संविधान का निर्माण किया, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है बच्चों, हमारे यहाँ पे आंसर है 60, ठीक है, 60। तो यहाँ लिख देंगे 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, ठीक है। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। अच्छा, अब इसमें फिर हम और आगे देखें तो अब देखो संविधान सभा की बैठक हो गई, ठीक है। उसमें मैंने ये भी बता दिया कि जो थर्ड सीटिंग थी, तीसरी बैठक, उसी में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है, जिसको हम उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, प्रस्तुत किया था, जिसको संविधान सभा ने एक्सेप्ट कब कर लिया था, 22 जनवरी 1947 को। तो अब मैटर यह है बच्चों कि भारत का संविधान, ठीक है, भारत का संविधान बनने में टोटल कितने समय लग गए, ठीक है, भारत का संविधान बनने में कुल टोटल टाइम कितने लगे। तो अब देखो भारत का संविधान बनने में समय कितना लगा, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है, 18 दिन का समय लगा, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें संविधान निर्माण में कुल पैसा कितना खर्च हुआ, ठीक है। तो धन कितना खर्च हुआ, तो यहां वर्ड यूज करेंगे बच्चों लगभग, ठीक ना, वर्ड यूज करेंगे लगभग। तो लगभग कितना खर्च हुआ था, 64 लाख रुपए, 64 लाख रुपए लगभग खर्च हुए थे। जब हम थोड़ा सा बच्चों बात करते हैं कि एक्यूरेट कितना खर्च हुआ, समझ रहे हो, एक्यूरेट कितना खर्च हुआ, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होता है, 63,96,729 रुपए, ठीक है। तो 63,63,729 रुपए ये एक्यूरेट पैसा खर्च हुआ था, परंतु ये डेटा आपसे पूछा नहीं जाता है, ठीक है। बता दिया, क्या पता एग्जामिनर का मूड घूमा तो पूछ ही लिया, क्या ठिकाना, ठीक। बट इतना तो पॉसिबिलिटी है, इतना तो मतलब है हम लोग का अंदाजा कि उसको पूछने की संभावना जो है लगभग बहुत मुश्किल है, ना के बराबर, ठीक। तो 64 लाख रुपए आप जो है लगभग करके आंसर देंगे, ठीक। अच्छा, अब भारत का संविधान बन के तैयार है, ठीक है, भारत का संविधान बन के तैयार है। तो अब इसमें बच्चों देखो क्या होगा, भारत का संविधान बन के तैयार हो जाएगा तो फिर पूछा जाएगा कि भारत का संविधान जब बन गया तो इस पर कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, ठीक है। तो कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया है, तो बच्चों 284,
284 लोगों ने क्या किया है, इस पे हस्ताक्षर किया है, हस्ताक्षर किया। ठीक है, यानी कि ये जो भारत का संविधान बना है, इस संविधान से हम सभी लोग संतुष्ट हैं। ठीक है, इसको अपनी सहमति प्रदान करते हैं और प्लस इसे जनता की भी सहमति प्राप्त है। तो इस रूप में क्या किया गया, 284 लोगों के उस दिन क्या हुए, साइन हुए। और ये जो बच्चों संविधान जब बनता था, संविधान जब बन रहा था, तो एक एक जो प्रारूप होते थे, वो प्रारूप बच्चों जनता तक पहुंचते थे। ऐसा नहीं था कि संविधान सभा में बैठे हुए संविधान के सभा के लोग केवल अपने मन से बना के जो है उसको छोड़ देते थे, ऐसा नहीं था। जनता तक वो बातें पहुंचाई जाती थी और जनता से सहमति ली जाती थी कि यहाँ ऐसे ये काम हो रहा है, आप लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि नहीं, और जनता की उसमें सहमति होती थी। और ओवरऑल हम लोगों ने यानी जनता ने क्या किया था, जनता ने विधानसभा सदस्यों को चुना और विधानसभा के सदस्यों ने क्या किया, संविधान सभा के सदस्यों को चुना। तो देखा जाए तो एक तरह से भारत का संविधान जो है वो भारत की जनता द्वारा ही निर्मित है। क्यों, हमने क्या किया, विधानसभा सदस्य को चुना। अब विधानसभा सदस्य को अगर हम अपने क्षेत्र से चुन रहे हैं तो वो विधानसभा सदस्य संविधान सभा में जाके अगर कोई भी बात बोलता है तो इसका मतलब ये है कि वो बात हम लोगों ने बोला, क्योंकि हम लोगों ने उसको वोट देकर वहां पहुंचाया है। ठीक है, तो वो हम लोगों का नेतृत्व कर रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, या फिर हम देखते हैं कोई संघ, ठीक है, पटरी व्यवसायी संघ, बार एसोसिएशन, ठीक है, ऐसे बहुत से संघ होते हैं लगभग हर विभागों के। उसमें एक अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष अगर किसी बात पे सहमति देता है तो उस बात का मतलब ये होता है कि बाकी के जो लोग थे वो सब लोग उस बात से सहमत थे। तो उसी तरह संविधान सभा में जो सदस्य थे उनकी सहमति का मतलब ये था कि भारत की जो जनता है वो भी सहमत है इस बात से। ठीक है, और वैसे भी जनता को बताया जाता था कि ये चीजें हम लागू कर रहे हैं। समझ रहे हो? ठीक, तो अब देखो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया। फिर अगला पॉइंट क्या है, संविधान का 3 बार वाचन किया गया। ठीक ना, संविधान का 3 बार वाचन, ठीक है, 3 बार वाचन किया गया। तो इसकी संख्या पूछता है कि कितनी बार संविधान का वाचन किया गया है, तो बच्चों आंसर क्या होता है, 3 बार संविधान का वाचन किया गया है। ठीक है, तो हम इसमें अब और आगे बढ़ते हैं। तो जब और आगे बढ़ेंगे तो यहां बच्चों आ जाता है मैटर किसका, एक डेट का, और ये डेट क्या है, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। ये जो 24 जनवरी 1950 का दिन है, इसी दिन संविधान सभा ने क्या किया था, इसी दिन संविधान सभा ने जो हमारे देश का राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान, और जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत, इसको क्या किया था, इसको बच्चों किया था स्वीकार, इसको किया था स्वीकार। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, अच्छा, अब संविधान बन गया है तो इसमें कुछ और तथ्य भी हैं। तो वो तथ्य क्या है, कि ये जो संविधान बना, तो इस संविधान में बच्चों, जैसे ये संविधान का मान लो एक किताब है, ये एक पेज है। अब इस पेज में संविधान के ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसे पेज है, और इधर यहाँ बीच में बना हुआ है अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ, ऊपर लिखा है भारत का संविधान। ठीक है, भारत का संविधान, और फिर यहाँ पे बने हुए हैं डिजाइन। ठीक ना, यहाँ पे बने हुए हैं डिजाइन, चित्र बने हुए हैं। तो ये जो बच्चों डिजाइन है, ये डिजाइन जो है, अब पूछता है कि संविधान के अलंकरणकर्ता, ठीक ना, अलंकरणकर्ता कौन है, तो संविधान के अलंकरणकर्ता कौन है, तो यहाँ हम लोग देखें बच्चों इस बात को, तो अलंकरणकर्ता कौन हो जाएंगे,
अलंकरणकर्ता यानी डिजाइन बनाने वाले, संविधान के अलंकरणकर्ता। तो अलंकरणकर्ता कौन हो गए? तो अलंकरणकर्ता हो जाते हैं यहाँ पे नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। अच्छा, नंदलाल बोस ये डिजाइन तैयार कर रहे हैं जब संविधान का, ठीक, तो इस कार्य में नंदलाल बोस का सपोर्ट कौन कर रहा है बच्चों? ठीक है, नंदलाल बोस का सपोर्ट कौन कर रहा है? तो यहाँ पे सपोर्ट हो रहा है किसके द्वारा? इनके साथी राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा। तो राम मनोहर सिन्हा के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा और संविधान का क्या होता है बच्चों? डिजाइन तैयार होता है इन दो लोगों के द्वारा। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं कि संविधान के अलंकरणकर्ता कौन है? तो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। मेनली हमें किसका नाम लेना है? मेनली हमें नाम लेना है नंदलाल बोस का। ठीक है, नाम किसका लेना होगा? नंदलाल बोस का। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलो, तो ये इतनी बात हो गई बच्चों। अब हम आगे देखते हैं। तो अब भारत का संविधान बन के तैयार हो गया। तो संविधान बन के तैयार कब हुआ? ठीक है, संविधान बन के तैयार कब हुआ? तो इसको देखें तो संविधान बन के तैयार हो गया संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के क्या होता है? तैयार हो जाता है। तो संविधान बन के तैयार होगा, तो इसलिए 26 नवंबर का जो दिन है ये हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो हम लोग इसको मनाते हैं बच्चों संविधान दिवस के रूप में। संविधान दिवस के रूप में, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 का दिन। ठीक है, 26 नवंबर 1949 का दिन जो है किस रूप में मनाया गया? संविधान दिवस के रूप में। अब इस दिन क्या है? संविधान बन के तैयार है, तो इस दिन क्या होगा? यानी 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के कितने अनुच्छेद को लागू किया गया? तो बच्चों 15 अनुच्छेद, 15 आर्टिकल जो है 15 अनुच्छेद को क्या किया गया? लागू किया गया। ठीक है, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 6, 7, 8, फिर 6, 7, 8। तो ये सब जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान। 324 जो है, ठीक है, 324 इलेक्शन कमीशन से संबंधित। तो ऐसे जो है 15 आर्टिकल या 15 आर्टिकल क्या किए गए? लागू किए गए। अब ये 15 आर्टिकल आपको याद नहीं रखना है, ठीक ना? 15 आर्टिकल आपको याद नहीं रखना है, ठीक। तो 15 आर्टिकल लागू किए गए। अच्छा, अब मैटर ये आता है कि क्यों 15 अनुच्छेद लागू किए गए और पूरा संविधान लागू नहीं किया गया? बन के तैयार था 26 नवंबर 1949 को, तो भारत का संविधान क्या करना चाहिए था? इसी दिन लागू कर देना चाहिए था। तो अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा सुनना ध्यान से। देखो, दिसंबर 1929 का जो टाइम है, ब्रिटिश शासनकाल की बात करें हम, तो दिसंबर 1929 का जो समय है, इस दिन हुआ क्या था? रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय तिरंगा, ठीक ना, तो तिरंगा झंडा क्या किया था? फहराया था। तिरंगा झंडा फहराया था, ठीक। और फिर क्या होता है बच्चों? अच्छा, अब यहां देखो, कुछ लोग का ऐसे कहना होता है कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे तिरंगा झंडा फहराया और जो है क्या किया? इसी दिन पूर्ण स्वराज का नारा दिया। ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है, ऐसा नहीं है। पूर्ण स्वराज का नारा जो है यहाँ पे दिया और इसी दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि
पूर्ण स्वराज का नारा देंगे, दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पे तिरंगा झंडा को लहराएंगे। और जब 26 जनवरी 1930 का टाइम आएगा तो कांग्रेस की बैठक में इसी दिन होता क्या है, इस 26 जनवरी के दिन को इन लोगों ने क्या किया, हम कहा कि हम अपने आप को अंग्रेजों से आज से स्वतंत्र मानते हैं, अब हमें स्वराज नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि अब हमें स्वराज नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। स्वराज नहीं, अब क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज का बच्चों नारा दिया। ठीक है, काफी बच्चों के दिमाग में अब ये घूम रहा होगा कि सर स्वराज और पूर्ण स्वराज दोनों में अंतर क्या है। हम लोग तो अभी तक यही जान रहे थे कि स्वराज मतलब क्या है कि स्वयं का राज, तो फिर इसमें पूर्ण स्वराज जो है इसको जोड़ने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी। तो आप अगर इसका आंसर, कोई बच्चा अगर इसका आंसर जानता हो स्वराज और पूर्ण स्वराज के बीच का अंतर क्या होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। ठीक है, नहीं जानते हो तो अपनी इच्छा व्यक्त करना कि सर इस डिफरेंट को मुझे बता दीजिए। ठीक है, सर इस डिफरेंट को बता दीजिए, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इस डिफरेंट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो बस ये दिखे आप जो है पॉलिटी का जो क्लास चल रहा है आप इसके प्रति पूरी तरह जागरूक हैं। ठीक है, हम लोग भी जो है क्लास ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप लोगों का भी डेडिकेशन हम लोग को चाहिए। आप लोग के कमेंट वगैरह जो होते हैं, मैं कभी जो है क्लास में नहीं बोलता हूँ कि आप लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए चैनल को, मैं कभी नहीं बोलता हूँ। ठीक है, मगर एक स्वाभाविक सी बात है बच्चों, क्या कि जब कमेंट्स आते हैं बच्चों के, ठीक है, तो एक अंदर से एक हौसला बढ़ता है कि हाँ बच्चे जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बच्चों को मज़ा आ रहा है और हम जो नॉलेज उनको दे रहे हैं उनके काम आ रहा है, तो बस एक हौसला बढ़ता है और कोई बात नहीं है। मैं आज भी ये बात नहीं कह रहा हूँ कि कमेंट करो, लाइक करो, समझ रहे हो, मगर होता है तो हौसला हर टीचर का बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए अक्सर चैनलों पे टीचर बोलते रहते हैं कि बच्चे आप लाइक और कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, तो वहाँ ऐसा नहीं होता है कि चैनल को केवल आगे बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, समझ रहे हो बच्चों, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए ही बोला जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हौसला भी बढ़ता है टीचर का, इस वजह से भी बोले जाते हैं। तो आप जो है कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये पता है या नहीं, पता है तो आंसर क्या है, और नहीं पता है तो आप मुझसे पूछो, मैं आपको वहाँ पे आंसर दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ही आंसर दूंगा आपको। ठीक, तो अब क्या होता है कि 26 जनवरी 1930 का दिन, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930, इसी दिन कांग्रेस की बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, पूर्ण स्वराज का यहाँ पे, ठीक है, प्रस्ताव पास किया और कहा अब हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हैं। तो 26 जनवरी जो है हम लोग हमेशा क्या कर रहे थे, आज़ादी के पहले तक हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे, इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम लोग मना रहे थे। तो अब चूंकि हमें आज़ादी जो है मिल गई कब, 15 अगस्त 1947 को, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 14 अगस्त 1947, समझ रहे हो, तो हमें आज़ादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को। तो अब हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है अब वो 26 जनवरी नहीं रहा, अब क्या हो गया, अब हमारा स्वतंत्रता दिवस हो गया कौन, 15 अगस्त। तो अब चूंकि 26 जनवरी को 1930 से हम मनाते चले आ रहे थे स्वतंत्रता दिवस के रूप में 17 सालों से, तो अब इस दिन का हो क्या, तो इस वजह से होता क्या है कि संविधान बन चुका है। ठीक है, संविधान बन चुका है, नागरिकता से संबंधित कुछ दिक्कतें थी। ठीक है, इसलिए नागरिकता से संबंधित कुछ अनुच्छेदों को क्या किया गया, लागू किया गया, परंतु पूरे संविधान के 395 अनुच्छेद लागू नहीं हुए। ठीक ना, लागू नहीं हुए। तो ये 26 जनवरी का दिन रखा गया कि इसी दिन हम लोग क्या किया जाएगा, संविधान लागू किया जाएगा। तो जब 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया तो वो हमारा क्या हो गया, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस बन गया। समझ रहे हो बच्चों, तो आज हम लोग 26 जनवरी का जो दिन मनाते हैं वो किस रूप में मनाते हैं, हम लोग उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। समझ रहे हो, तो ऐसे ही है। ठीक, अब ये यहां तक की बात बच्चों क्लियर। अब बच्चों आगे देखें, हम लोग आगे देखें तो भारत का संविधान अब लागू कब होगा, तो यहां देखें पूर्ण रूप से
पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू, तो पूर्ण रूप से लागू कब होगा, तो ये 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से क्या होगा, पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अब क्वेश्चन अगर ये बनता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, पूर्ण शब्द यूज नहीं हुआ, पूछा कब लागू हुआ, आंसर हमारा क्या होगा, संविधान कब लागू हुआ, तो यहां आंसर क्या है बच्चों, 26 नवंबर 1949। ठीक ना, तो 26 नवंबर 1949 के दिन भारत का संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। क्लियर बात इतना। ठीक, अब जब संविधान लागू हुआ तो यहां हम देखें इस डेट को, 26 जनवरी 1950 के डेट को, तो इस दिन क्या हुआ, संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 क्या थी, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। ठीक है, तो 22 पार्ट, ठीक है, 8 शेड्यूल और 395 आर्टिकल। तो ये हमारा बच्चों संविधान जब लागू हुआ उस समय का भाग, अनुच्छेद और अनुसूची है। इसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं, हम इसी को बोलते हैं भारत का मूल संविधान, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो भारत का मूल संविधान है, तो भारत के मूल संविधान में, यहां देखो बच्चों, ठीक है, मूल संविधान में ये अनुच्छेद, अनुसूची और भाग। ठीक, अब हम बात करें वर्तमान संविधान की, तो भारत के वर्तमान संविधान 395 अनुच्छेद, ठीक है, 12 शेड्यूल अनुसूची और, ठीक ना, 25 भाग है। अब बच्चों बात आएगा कि सर 22 कैसे हो गए, 25 कैसे हो गए, तो बच्चों मैं बताऊं कि ये जो 22 है, ये 25 यानी 3 कौन जुड़े, तो अब देखो 3 कौन जुड़ा, तो 3 जुड़ता है बच्चों, 3 जुड़ता है नगर पालिका, ठीक ना, नगर पालिका, ठीक, फिर कौन जुड़ेगा, तो 22 और ये हो गया 23, ठीक है, 23, ठीक। अब अगला देखें 24, तो बच्चों कौन जुड़ेगा, भाग 4, ठीक ना, भाग 4 यानी कि मौलिक कर्तव्य, और फिर 25, इसको देखें 25, तो अधिकरण, ट्रिब्यूनल, अधिकरण, ये बच्चों 3 जो है चैप्टर ये ऐड हुए हैं, ये 3 चैप्टर ऐड हुए हैं, तो इनको लेके आज हमारे भाग कितने हो गए हैं, तो आज हमारे भाग हो गए हैं 25, ठीक है, 25। मैंने जब पॉलिटी का पहला या दूसरा क्लास डाला था, मुझे याद है एक बच्चे ने बोला था कि सर भाग जो है आज भी जो है 22 है, और बच्चे ने कहा था कि सर गूगल पे 22 दिखा रहा है, आपने 25 बताया है। तो मैंने कहा था कि बच्चों मैं आप लोग को आगे बताऊंगा कि कैसे भाग जो है आज 25 हैं और क्यों गूगल पे और कुछ किताबों में 22 दे रहा है, कुछ किताबों में 25 भी दे रहा है, गूगल पे भी 25 दे रहा है। ठीक है, आज आप लोग सर्च करना, आपको कहीं 22 कहीं 25 आपको दिखाई देगा, समझ रहे हो, दिखाई देगा। तो अब समस्या ये आती है कि 22 या 25 किसको आंसर माने। तो याद रखना बच्चों कि जब कभी
किसी डेटा में कंफ्यूजन हो तो उस परिस्थिति में करना क्या होता है, उस परिस्थिति में करना ये होता है कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जाके देखा करो क्या वो प्रश्न कभी पूछा है, और पूछा है तो आंसर के रूप में माना क्या गया है। तो बच्चों आंसर के रूप में 22 और 25 में माना क्या गया है, तो माना गया है 25, समझ रहे हो 25। तो इसलिए हमको आंसर क्या देना पड़ेगा, हमको आंसर देना पड़ेगा 25 ही, समझ रहे हो 25 ही देना पड़ेगा। हालांकि हालांकि वास्तव में अगर सच में ये देखा जाए कि क्या संख्या के दृष्टिकोण से 25 सही है, तो बच्चों वास्तव में संख्या के दृष्टिकोण से 25 मेरा अपना मानना है, ठीक है, मेरा अपना मानना है कि आंसर 25 नहीं होना चाहिए, आंसर 22 ही होना चाहिए। क्यों 22 होना चाहिए, इसके पीछे का रीजन देखो। हम अगर बच्चों कोई संख्या, ठीक है, कोई संख्या मान लो लिखते हैं, कोई संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक, ऐसे मान लो कोई संख्या लिख रहे हैं। तो अब इसी संख्या के साथ हमने मान लो इसका एक डिवीजन कर दिया, एक का डिवीजन किया एक का, या हमने कहा 1a, तो ये बताओ 1a लिखा और 1 2 3 4 5 6, तो अब क्या हम इसको संख्या मान लें? ये संख्या नहीं है बच्चों, ये क्या है, ये खंड है उसका, समझ रहे हो ना, ये उसका खंड है, उसका भाग है, ठीक है, उसका भाग है। अगर करना ही था, ठीक है, करना ही था तो आप जो है इसको ए बी या क ख करके मत जोड़े होते, परंतु जब क ख करके जोड़े हो तो हम उसको एक ही संख्या मानेंगे, दो नहीं मानेंगे। जैसे मौलिक कर्तव्य भाग 4 का, ठीक ना, भाग 4 का। अब 4 के बाद तो यार सीधे 5 आ रहा है ना, 4 के बाद 5 आ रहा है ना, तो हम इसको कैसे 4 को एक संख्या फिर 4 को दूसरी संख्या कैसे मान लें? बात करें नगर पालिका की तो 9 भाग 9 फिर क, अब इसको भी हम कैसे संख्या मान लें? मगर है क्या, एग्जामिनर ने माना है। एग्जामिनर ने क्यों माना है? एग्जामिनर ने ये कहा है कि आप भाग 4 अगर पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल एक नया चैप्टर पढ़े हैं, एक अलग चैप्टर पढ़े हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपने एक नया चैप्टर पढ़ा है, परंतु आपने अगर इसी के साथ एक चैप्टर देखा, किसको, मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये जो है ये अपने आप में एक अलग चैप्टर है। तो अब अलग चैप्टर है तो आप इसको जो है क्यों नहीं मानेंगे, दूसरा भाग, अलग एक भाग क्यों नहीं मानेंगे? तो लोगों का अपना अपना तर्क है, समझ रहे हो। परंतु अब एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर इस तर्क को ज्यादा मानता है, इस तर्क को एग्जामिनर ज्यादा मानता है कि ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये क्या है, ये अलग से एक चैप्टर है तो हम इसको अलग भाग के रूप में मानेंगे। तो मैंने इसीलिए बच्चों उस समय कहा था कि दिखा रहा है 22, ठीक है, तो आप ध्यान से फिर सर्च करो तो कहीं कहीं आपको 25 भी दिखा रहा होगा, और आप लोग भी देख लेना करके गूगल, 25 भी दिखा रहा होगा। तो आपको आंसर क्या मानना है, 25। क्यों? क्योंकि पिछले वर्ष के विभिन्न पेपरों में उत्तर के रूप में भाग को लेके किसको माना गया है, 25 को। बात क्लियर? ठीक, आगे चलते हैं। तो अब बच्चों ये जो वर्तमान का जो समय है, ठीक है, इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। यहां तक की बात हम लोगों की क्लियर। ठीक, अब एक बात संविधान में जब हमारा संविधान बना था तो संविधान का एक प्रतीक चिन्ह निर्धारित किया गया था, ठीक है, संविधान का एक प्रतीक चिन्ह निर्धारित किया गया था। तो वो पूछता है प्रतीक चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह क्या था बच्चों? प्रतीक चिन्ह था हाथी, है ना, हाथी। कैसे, यहां मैं दिखाता हूं। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये संविधान का क्या है, प्रतीक चिन्ह है संविधान सभा का, ठीक ना। अब देखो साफ साफ लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, नीचे इंडिया और बीच में बनाया हाथी। तो पूछता है संविधान का या संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथी है,
ठीक है बच्चों, हाथी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो अब यहां बच्चों हम लोग के डेटा जो लिखने वाले थे वो कवर होते हैं। अब चीजें और भी लिखनी है, परंतु बच्चों का मैंने देखा है कि जब मैं लिखना शुरू करता हूं, और सच भी है, आपका दोस्त नहीं है, आप सही बोलते हो, कि जब लिखना शुरू करता हूं तो बच्चे कहते सर समय लग रहा है। ठीक है, समय लग रहा है और शॉर्ट में लिखिए। मगर कुछ चीजें ऐसी हैं बच्चों जो शॉर्ट में नहीं लिख सकते, तो इसलिए मैंने क्या किया है, उसका मैंने पहले से पीपीटी तैयार करा लिया है। ठीक है, पीपीटी तैयार करा लिया है ताकि मैं यहां आपको आसानी से सारी बातों को समझा दूं। वरना जब हम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, तो फिर आप बोर हो जाओगे। इस वजह से मैंने क्या किया, पीपीटी बनवा दिया, ताकि जो है लिखने के झंझट से मुक्त हो जाए हम लोग। ठीक, चलो तो हम लोग देखते हैं अब यहां बच्चों देखो, स्क्रीन पर दिख रहा होगा संविधान की विदेशी स्रोत, अनुसूचियां और विभिन्न समितियां। ठीक है, विभिन्न समितियां, हम लोग यहाँ इतनी बातों को आज जानेंगे। ठीक है, विदेशी स्रोत, 12 अनुसूचियां, और संविधान निर्माण के लिए जो समितियां बनी थी, जिनको अलग अलग दायित्व दिए गए थे कि आप इस क्षेत्र में काम करना, आप फंडामेंटल राइट के क्षेत्र में काम करना, आप जो है काम करना मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट, ठीक है, इसके क्षेत्र में काम करना। ठीक, आप जो है केंद्र की शक्ति क्या होगी, इसके क्षेत्र में काम करना, प्रांतों की शक्ति क्या होगी, इसके क्षेत्र में काम करना। ठीक, तो इस तरह से क्या किया गया था, सबको अलग अलग दायित्व दिए गए थे। तो अब किसको कौन दायित्व दिया गया था, तो अब उसमें एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि फला जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे। जैसे झंडा समिति जो है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ लेके कुछ विवाद हैं, कुछ कंफ्यूजन है, उसको बच्चों हम लोग अभी देखा जाएगा। तो हम लोग आते हैं अपने चैप्टर में, तो आगे देखें। तो यहाँ बच्चों पहले बता चुका हूं, भारत का संविधान जो है कुल 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद बनाया गया। ठीक, अब यहाँ भारतीय संविधान के, ठीक है, फॉरेन सोर्सेज जो हैं, विदेशी स्रोत। ठीक है, तो विदेशी स्रोत अब आपको जानने हैं। अब विदेशी स्रोत मतलब क्या, विदेशी स्रोत मतलब यहाँ पे बच्चों ये है कि आप देख रहे हैं कि आपको देश में दिख रहा होगा ब्रिटेन, और यहाँ एक कॉलम दिख रहा होगा स्रोत, उसके नीचे दिख रहा होगा संसदीय शासन प्रणाली। तो मतलब ये है कि देश वाले कॉलम में हम देश का नाम देखेंगे और उसके ठीक सामने हम देखेंगे कि उस देश से क्या क्या सिद्धांत हम लोगों ने स्वीकार किया है। ठीक है, स्वीकार किया है। तो अब यही प्रश्न यहाँ पे बनता है, तो आइए इसको देखते हैं। देश की बात करें बच्चों तो ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से क्या क्या सिस्टम लिया गया, संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली, ये सब बच्चों याद करना होगा। ठीक ना, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन। ठीक है, विधि का शासन यानी कानून का शासन, यानी कानून की नजर में क्या है, हर कोई समान है। ठीक है, किसी के साथ, ठीक है, विधि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हम कहाँ देखते हैं, विधि के शासन में। अच्छा, संसदीय शासन प्रणाली क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम। तो संसदीय शासन प्रणाली में, संसदीय शासन प्रणाली में मैंने आप लोग को शुरू में बताया हुआ है, एक देश का संवैधानिक प्रमुख होता है और देश का एक नाम मात्र का प्रमुख होता है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख या नाम मात्र का प्रमुख, और दूसरा जो होता है वास्तविक प्रमुख। ये बात मैं राष्ट्रपति वाले चैप्टर में बता रखा हूं कि देश का संवैधानिक या नाम मात्र का प्रमुख, और दूसरा देश का वास्तविक प्रमुख। तो संसदीय व्यवस्था में संवैधानिक प्रमुख कौन है हमारे देश का, तो मैंने बताया था राष्ट्रपति है। वास्तविक प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री। ये एक बात। दूसरी बात, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कोई व्यक्ति अगर संसद का सदस्य है, यहां हम लोग इसको बच्चों ऐसे देख लें। ठीक है, ऐसे देख लें, तो ये हो गया संसद। चलो यहाँ आपको ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इधर आते हैं। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली क्या है, इसको देख लो। तो यहाँ बच्चों व्यवस्थापिका यानी संसद, पार्लियामेंट,
और फिर कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। तो संसद जो है इसके दो सदन हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है। तो कोई व्यक्ति कार्यपालिका का सदस्य, अब कार्यपालिका में बात करें हम लोग बच्चों, तो कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद आ जाता है। मंत्रिपरिषद की बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो मंत्री हैं वो सब आ जाएंगे, विभिन्न प्रकार के मंत्री जो है वो भी आ जाएंगे। तो अब देखो हमारे वहां सिस्टम क्या है, जो भी व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य है तो वही क्या होगा, हमारे देश में मंत्री बन सकता है। अगर आप नहीं भी हैं तो मंत्री बन जाएंगे, परंतु एक प्रावधान है क्या, कि आपको 6 माह के अंदर, ठीक है, 6 माह के अंदर संसद के किसी एक सदन का सदस्य क्या होगा, बनना पड़ेगा। तो ये सिस्टम बच्चों क्या होता है, इसको हम कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली। हालांकि संसदीय शासन प्रणाली के अभी और वृहद रूप हैं, ठीक है, तो वो हम लोग को पॉलिटिकल साइंस के रूप में, ऑप्शनल पेपर के रूप में नहीं देखना है, ठीक है। बस इतनी एक समझ विकसित करनी है कि समझ में आ जाए और हम किसी को बता ले जाएं कि संसदीय व्यवस्था है क्या। अब लिखना नहीं है संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है, 500 शब्दों में लिखना नहीं है, ठीक। तो ये हम लोग का यहाँ पे हुआ, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब देखें तो विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, संसद वाला बच्चों याद करो, संसदीय विशेषाधिकार में मैंने क्या बताया था कि संसद का कोई भी सदस्य संसद का सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और सत्र समाप्त हो जाने के 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कहां से लिया गया है ये सिस्टम, ब्रिटेन से। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, यानी कि क्या, हम केवल बच्चों इस देश के नागरिक हैं, हम केवल इस देश के नागरिक हैं, हम ये नहीं कहेंगे हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। नागरिक और निवासी दो अलग अलग बातें हैं। उत्तर प्रदेश के निवासी हैं ये तो कह सकते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं ये नहीं कह सकते हैं। नागरिक कहाँ के हैं हम, नागरिक हम इस देश के हैं। इसी रीजन से हमारे पास जो वोटर आईडी होता है केवल एक होते हैं, जबकि यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां पे नागरिकता की दोहरी प्रणाली है। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं बोल रहा हूं, आप इसको दिमाग में रखना, कहीं नोट कर लेना, ठीक है। तो यूएसए जो है वहां पे नागरिकता की दोहरी प्रणाली है, केंद्र का और राज्य का। अब एक तीसरा देश भी है, कौन, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड जो है बच्चों, वहां पे नागरिकता की तिहरी प्रणाली है, यानी 3 स्टेज सिस्टम। अब तिहरी प्रणाली क्या, पहला केंद्र की नागरिकता, दूसरी राज्य की नागरिकता, और तीसरा वहां पे जो जिला है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कैंटन बोलते हैं, ठीक ना, कैंटन, कैंटन। तो कैंटन की नागरिकता, समझ रहे हो, कैंटनों की नागरिकता, ये जो है देखने को मिलता है। मगर हमारे वहां क्या है, एकल नागरिकता। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था वही बताया कि कृषि मंत्रालय, ठीक है, ऊर्जा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। तो ऐसे जो मंत्रालय हम लोग देख रहे हैं, इस मंत्रालय का कॉन्सेप्ट हमने कहां से उठाया है, इस मंत्रालय का कॉन्सेप्ट हमने कहां से उठाया है, तो ब्रिटेन से। अब आ जाए यूएसए में, तो फंडामेंटल राइट बताऊंगा क्या है, यहां इसको समझाने की जरूरत नहीं है। न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक। अब न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है बच्चों, इसको समझ लो। जैसे देखो, संसद ने कोई कानून बनाया, संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति ने भी क्या किया, अपना उस पर साइन कर दिया। तो अब संसद से पास हो गया तो हर हाल में अब क्या है, कार्यपालिका इसको लागू करवाएगा। तो मान लो कोई कानून संसद ने गलत बनाया है और कार्यपालिका अब उसको लागू करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है जुडिशियल रिव्यू, जिसको हम कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। तो अपने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करेगा और ये क्या करेगा, जो संसद के द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानून है उसको क्या करेगा, रद्द कर देगा, ठीक। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, मैंने जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था तो उसमें बताया था बच्चों कि सुप्रीम कोर्ट में भाई भतीजावाद बहुत है, ठीक ना, कि मेरे जो है कि चाचा भी जो है जज हैं, पापा भी जज हैं, ठीक है, आंटी भी जज हैं, मामा भी जज हैं, बुआ भी जज हैं। तो क्या है, पता चलता है कि 300 परिवार हैं
उन्हीं 300 परिवार के लोग आज सुप्रीम कोर्ट में जो है, जब से सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है तब से उन्हीं 300 परिवार के लोग जो है उसमें बैठे पड़े हुए हैं। इसी भाई भतीजावाद को तोड़ने के लिए सरकार ने क्या किया, एनजेएसी लाया था, परंतु वो लागू नहीं हुआ। अच्छा हुआ, समझ रहे हो, भाई भतीजावाद तो है, वो बात तो ठीक है, परंतु करप्शन जो है, समझ रहे हो, वहां नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। तो कोई संस्था पूर्णतः जो है, कोई संस्था कहते हैं कि पूर्णतः निष्पक्ष नहीं होता है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां होती हैं। हमने तो कभी अपनी जिंदगी में सुप्रीम कोर्ट को लेकर ऐसा कुछ सुना ही नहीं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को लेकर ऐसा कुछ सुना ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, मेरा अपना मानना है, स्वतंत्र निष्पक्ष है, और सुप्रीम कोर्ट ही वो है जो हमारी रक्षा कर रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रहा है, ठीक है, हमारे विभिन्न प्रकार के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा कर रहा है। अगर गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेयर हो जाता तो फिर न्यायपालिका जो है ये भी निष्पक्ष नहीं रह जाती, ठीक। तो अब न्यायपालिका निष्पक्ष रहेगी, स्वतंत्र रहेगी, राजनीति से बिल्कुल दूर होगा। ये सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने कहाँ से लिया है बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका से। फिर संविधान की सर्वोच्चता, तो आज बच्चों हमारे देश में क्या है, हमारे देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सर्वोच्च नहीं, यहाँ तक कि जनता भी सर्वोच्च नहीं। हमारे देश में सर्वोच्च क्या है, संविधान। वो अलग बात है कि संविधान बना है जनता के हितों की रक्षा के लिए। संविधान केवल एक लिखित नियम और कानून का दस्तावेज ही नहीं है। यह संविधान क्या करता है, सरकार के शक्तियों पे अंकुश लगाने का काम करता है, ठीक है, सरकार की शक्तियों पे अंकुश लगाने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट। तो अब क्या है, अब बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कौन सरकार या कौन राजा नहीं चाहता है कि हमारे पास एकदम जो है सुपर पावर। हम जो है अभी रोड पे अगर धरना उरना कोई दे रहा है तो कौन सरकार चाहता है कि हम जाके इन लोगों की सुने, इन लोगों का हाथ जोड़ें, पूछें क्या हो गया मालिक बताओ। हर कोई चाहता है कि मार के लाठी से भगा दूं, हर कोई जो है पावर चाहता है, समझ रहे हो। परंतु क्यों नहीं सरकार ऐसा कुछ कर पाती है, क्यों नहीं जो है धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर जो है गोलियां बरसा देती है, जलियांवाला बाग कांड कर देती है। क्यों, इसलिए कि हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है और सरकार को कहा गया है कि तुम काम कैसे करोगे, संविधान में जो जो बातें लिखी हैं उसको पढ़ो, उसी के अनुसार काम करोगे। और जब कभी तुम संविधान के दायरे से जाके बाहर काम करोगे तो तुमको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ा है, समझ रहे हो। अब जब सुप्रीम कोर्ट अगर गड़बड़ी करेगा तो उसकी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए संसद बैठा हुआ है। तो हमारे वहां बैलेंस ऑफ पावर का सिद्धांत है, शक्ति संतुलन है हमारे वहां, कोई भी एक बॉडी जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकता, समझ रहे हो। तो अब यहां हम यही देख रहे हैं कि संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी अधिकार, जैसे जब कभी राष्ट्रपति को किसी मुद्दों पे सलाह लेना होता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय से लेता है परामर्श। किस आर्टिकल के तहत लेता है बच्चों, तो आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 के तहत ये क्या करता है, उच्चतम न्यायालय से मांगता है परामर्श। तो जब ये परामर्श देगा तो उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। और क्या राष्ट्रपति परामर्श मांगा तो उस परामर्श को मानने के लिए क्या सर्वोच्च न्यायालय बाध्य है, सर्वोच्च न्यायालय भी बाध्य नहीं, दोनों बाध्य नहीं, ठीक। इसमें हालांकि कंडीशन है, उस कंडीशन में नहीं जाएंगे, आर्टिकल 143 का क्लास सेकंड वहां नहीं जाएंगे, ठीक। परामर्श दे उपराष्ट्रपति का पद, तो भाई उपराष्ट्रपति होना चाहिए, ये हमने कहाँ सीखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक। आगे देखते हैं, कनाडा संघीय शासन व्यवस्था। तो बच्चों मैंने इसके पहले बताया हुआ है कि हमारे वहाँ शक्तियों का विभाजन है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची और राज्य सूची दोनों में क्या है, अलग अलग विषय हैं और उन विषयों पे केंद्र को अपने क्षेत्र में, राज्य को अपने क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था, ठीक। शक्ति विभाजन का सिद्धांत, तो वही बात होगी, सूची बना के शक्तियों का बंटवारा। अब केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बाद जो चौथा क्षेत्र बचता है वो क्या है, अवशिष्ट विषय। तो अवशिष्ट विषय पे शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास, ये भी मैंने बता रखा है। राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा, राज्यपाल का कहीं कोई चुनाव नहीं होगा, ये हमने कहाँ सीखा है, ये भी हमने सीखा है बच्चों कनाडा से, ठीक। आते हैं अब दक्षिण अफ्रीका। तो
तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, ये हमने कहाँ से सीखा है कि कोई भी चीज़ें संविधान में संशोधन करके शामिल की जाएंगी। तो ये भी कहाँ सीखा है हमने, दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, अब राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनको विधानसभा के सदस्य चुनेंगे, जनता नहीं चुनेगी, जबकि लोकसभा के सदस्य को जनता ने चुना। कहाँ से सीखा, तो हम लोगों ने सीखा बच्चों दक्षिण अफ्रीका। अगला देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से अब देखो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची जैसा कोई प्रावधान होना चाहिए। ये हमने कहाँ सीखा है, तो ऑस्ट्रेलिया से। जब कभी लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में जब टकराव होता है, लोकसभा से बिल पास हुआ, गया राज्यसभा, राज्यसभा अगर सहमत नहीं है लोकसभा की बात से, तो राज्यसभा क्या करता है, वो विधेयक लोकसभा को लौटा देता है। लोकसभा कहता है कि नहीं, हम जिस रूप में चाहते हैं तुम उसी रूप में इसको पास करो। राज्यसभा क्या होगा, फिर अड़ जाएगा। जब दोनों अड़ जाते हैं अपनी बात पे कि नहीं हमारी बात मानी जानी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में बच्चों अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 इसके तहत संसद का बुलाया जाता है क्या, संयुक्त बैठक, ठीक ना, संयुक्त अधिवेशन। और उसमें निर्णय कैसे होता है, निर्णय वोटिंग के द्वारा होता है, मतदान के द्वारा होता है। ठीक है, जर्मनी, ठीक है। अब देखो बच्चों, जर्मनी, यहां कुछ बात मैं ऐड करूंगा। देखो अब अच्छा, एक बात बच्चे बड़ा गलत जानते हैं कि जो आपातकाल है, आपातकाल का सिद्धांत कहां से लिया गया है, जर्मनी से। गलत है बच्चों। आपातकाल का जो सिद्धांत है वो कहां से लिया गया है, आपातकाल लिया गया है, आपातकाल भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इससे लिया गया है बच्चों आपातकाल का सिद्धांत। परंतु जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार जो हमारे हैं वो निलंबित हो जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 19, ये क्या होता है, ये स्वतः निलंबित हो जाता है। राष्ट्रपति को निलंबित करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप क्या होगा, वो अपने आप निलंबित हो जाएगा। ठीक, बाकी के जो मौलिक अधिकार हैं राष्ट्रपति को आवश्यकता पड़ती है तो उनको निलंबित करते रहता है। तो ये हमने कहां से लिया है, ये हमने लिया है जर्मनी से। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, जापान जो है, यहां से क्या ले रहे हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जब फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे, ठीक है, फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे तो उस समय बच्चों बताएंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और आर्टिकल 21, ठीक है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक, तो इसको हम बताएंगे जब फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे, और फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 जब पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। ठीक, रूस, जिसको हम उस समय बोलते थे सोवियत संघ, तो सोवियत संघ से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। ये भी हम लोग को आगे पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ा जाएगा पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। तो ये बच्चों इतने पॉइंट्स आप लोग को मिले। अब इसका आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, ठीक है, बाकी पीडीएफ तो जाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेना हो तो ले लो, ये नहीं मिटाऊंगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ठीक, संविधान निर्माण की विभिन्न समितियां। अब बच्चों इसमें कुछ बहुत बड़ा कोई कलाकारी नहीं है, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद करना पड़ेगा। संघ शक्ति, ठीक ना, यानी कि केंद्र जो है, ठीक है, उसकी शक्तियां क्या होंगी, कैसे रखे जाएं, उसका जो विभाग था, उसका जो समिति था, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, संघीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू। राज्य समझौता समिति, ठीक ना, राज्य का, एक राज्य का दूसरे राज्य से जब विवाद होगा उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, उस पर कौन कानून बनाया, उस पर कौन जो है नियम का निर्माण किया, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और इनकी टीम ने। प्रांतों के लिए क्या सिस्टम थे, तो प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन है, सरदार पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, ठीक है,
अब इसके अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति, अब बच्चों यहीं सतर्क रहना है। मूल अधिकार, ठीक है, एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति, जेबी कृपलानी, ठीक। अल्पसंख्यक उप समिति, अब देखो यहां फिर अल्पसंख्यक दिख रहा है, समझ लो, तो अल्पसंख्यक उप समिति, ठीक है, एचसी मुखर्जी, संविधान सभा के कौन है ये? उपाध्यक्ष। प्रक्रिया एवं नियम समिति, ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो संचालन के साथ यहां बचना, संचालन के यहां देख रहे हैं संचालन, तो नीचे फिर लिखा कार्य संचालन, तो अब संचालन पूछा है कि कार्य संचालन, तो इसको देखना होगा। तो कन्हैयालाल, ये मणिकलाल मुंशी होगा, ठीक ना, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। स्क्रीनशॉट लेना हो बच्चों ले लो, ठीक है। अच्छा आगे चले, यहां ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पांडुलेखन या प्रारूप समिति, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक ना बच्चों, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। काफी इंपॉर्टेंट ये है, खूब पूछा गया है ये, ठीक है, कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? BR अम्बेडकर। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये कब गठित हुआ बच्चों? 29 अगस्त 1947 को। इसमें सदस्य कुल कितने थे? तो कुल सदस्य थे बच्चों 7, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो, 7 सदस्यों के नाम मैंने लिख रखे हैं। भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष, N गोपालास्वामी अयंगर, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, TT कृष्णामाचारी, ठीक है। अब याद करो बच्चों, TT कृष्णामाचारी ये प्रारूप समिति के सदस्य हैं। मैंने एक व्यक्ति का नाम लिया था VT, ठीक ना, VT कृष्णामाचारी, याद आ रहा है? VT कृष्णामाचारी। और मैंने उस समय भी बताया था कि बच्चों सतर्क रहना, VT कृष्णामाचारी अलग हैं, TT कृष्णामाचारी अलग हैं। तो VT कृष्णामाचारी कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष, किसके साथ? हरीशचंद्र मुखर्जी के साथ। क्लियर ये बात? अब क्या है, TT कृष्णामाचारी की हुआ क्या, तबियत खराब हुई और इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। सॉरी, TT कृष्णामाचारी जो हैं, ये DP खेतान जो हैं, ठीक, इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद फिर कौन आया था? TT कृष्णामाचारी। तो DP खेतान जो है, इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद कौन आया था? तब आए थे TT कृष्णामाचारी। तो यहाँ ये प्रश्न पूछता है, ठीक, कि किस व्यक्ति की मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बने? तो आंसर है DP खेतान, ठीक। फिर देखें, अब ये BL मित्र हैं, ठीक ना, BL, ठीक ना, BL मित्र। तो BL मित्र जो है, ये क्या करते हैं? ये इस्तीफा दे देते हैं। और जब इस्तीफा दे देंगे तो इनके स्थान पे चुन के कौन आएगा? इनके स्थान पे आएंगे N माधवराव, ठीक है, N माधवराव, ठीक। और इसके बाद 7वां सदस्य देखें तो डॉक्टर KM मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ये नाम बच्चों आप लोग को 7 याद रखने हैं। एग्जामिनर करता क्या है, 7 नाम में से 3 नाम उठाएगा और चौथा नाम एक कोई गलत डालेगा और पूछेगा कि प्रारूप समिति का सदस्य निम्नलिखित में कौन नहीं था, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन नहीं था, ठीक है। आगे चलते हैं, संविधान के अनुसूचियां, तो 12 अनुसूचियां, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 1, ठीक है। भारत के विभिन्न जो पदाधिकारी हैं, इनका वेतन कितना है, ठीक ना। अगर वेतन भत्ता जानना हो तो आप अनुसूची 2 उठा लो, तो वेतन भत्तों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक। शपथ जानना हो, कौन सा पदाधिकारी किस बात की शपथ लेता है, कौन संविधान के रक्षण परिरक्षण की शपथ लेता है, ठीक है। तो क्या क्या शपथ के प्रावधान है पदाधिकारियों के, वो शपथ किस बात का लेते हैं, क्या है उसकी लाइन, अगर आपको जानना है तो संविधान की 3री अनुसूची पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। 4थी अनुसूची, राज्यों में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। अब कौन से राज्य को, ठीक है, कौन से राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें मिली हैं? जैसे उत्तर प्रदेश को कितना सीट मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है 31 सीट, ठीक है, 31। तो अब अगर ये जानना है
कि किस राज्य से कितनी सीटें आती हैं राज्यसभा की, अगर इसकी जानकारी पूरी लेनी है तो हमको क्या करना होगा, हमको जाना होगा बच्चों चौथी अनुसूची में। ठीक है, चौथी अनुसूची। अब इसके बाद हम देखें पांचवी अनुसूची। तो पांचवा अनुसूची जो है, पांचवा अनुसूची, इसमें अनुसूचित, ठीक ना, यहां थोड़ा सा लिख दें, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की प्रशासन का उल्लेख, यानी जो एससी और एसटी हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसका अलग से उल्लेख हमको कहाँ मिलता है, पांचवें में। अब सुनो ध्यान से, छठवां अनुसूची जो है इसमें 4 राज्यों के नाम ध्यान रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति, ठीक ना, एसटी ट्राइब्स की बात कर रहा है, एसटी जनजाति क्षेत्रों के एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो ये 4 राज्य हैं यहाँ पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या इनके लिए अलग से रूल होंगे, वो सब अगर जानना है तो हमको क्या करना होगा, पढ़ना होगा संविधान की 6वीं अनुसूची। बात क्लियर? अच्छा, अब देखें 7वीं अनुसूची, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा सूची बनाकर। तो हम लोग जान रहे हैं केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। तो ऐसे क्या किया गया है, बनाए गए हैं लिस्ट, ठीक है, और शक्तियों का किया गया है बंटवारा। तो ये अगर जानना है कि केंद्र सूची में कितने विषय हैं, ठीक है, कितने विषय हैं, कौन कौन से विषय हैं, ठीक है, कौन कौन से विषय हैं, अगर ये सारी जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, 7वीं अनुसूची देखनी होगी। 8वां क्या है, मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की संख्या, ठीक ना। तो हमारे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं जो हैं उनका उल्लेख हमको मिलता है कहाँ पे, 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची क्या है, इस सूची में वर्णित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो संसद ने क्या किया, इस संविधान के पहले संशोधन के द्वारा ही, संविधान के पहले संशोधन के द्वारा ही क्या किया, प्रावधान किया कि 9वीं अनुसूची का, कि और इसमें लिखा कि इस सूची में अगर हम किसी बात को डाल दे रहे हैं तो उस बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। परंतु क्या अभी भी ये सिस्टम है? नहीं। अब क्या है, 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई विषय अगर संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, तो फिर उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये बात बच्चों ध्यान में रखना। क्या है आधारभूत ढांचा, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत कहते हैं। और ये सिद्धांत कहाँ से आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में। जब पढ़ा जाएगा प्रस्तावना, वहां पे मैं आपको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जिक्र करूंगा, ठीक है, करूंगा, तो वहां बताऊंगा कि क्या है आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, ठीक। 10वीं अनुसूची, दल बदल अधिनियम। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा क्या किया गया, तो इसके द्वारा प्रावधान किया गया अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे दल में, एक दल का व्यक्ति दूसरे दल में जाता है तो उसकी सदस्यता उस क्षेत्र से क्या होगी, समाप्त कर दी जाएगी, ठीक। और ये मैं संसद पढ़ाया था तो उसमें मैं समझा चुका हूँ, ठीक है, समझा चुका हूँ। 11वीं अनुसूची जो है इसमें पंचायती राज व्यवस्था, आज जो गाँव में बच्चों देखते हो ग्राम प्रधान वगैरह, ठीक ना, ये सब पद, तो ये किस में है, पंचायती राज व्यवस्था में। और इसके पूरे सिस्टम को अगर जानना है तो 11वीं अनुसूची पढ़ लो। और शहरों में जो है पार्षद और मेयर जो हैं, ठीक है, पार्षद और मेयर जिसको हम कहते हैं नगर पालिकाएं, तो इसका उल्लेख कैवीं अनुसूची में है, तो 12वीं अनुसूची में। ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो बच्चों, तो आज की क्लास बच्चों हम लोगों की यहीं पे खत्म होती है, ठीक। और फिर हम लोग एक नए विषय के साथ कल मुलाकात करते हैं। और कोई कंफ्यूजन आपको है तो बेझिझक आप पूछिए मुझसे, क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी डेटा वाला चैप्टर है, इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत ज़्यादा है, समझ लो बच्चों। मगर मैंने जितना इन्फॉर्मेशन दिया है लगभग वो सफिशिएंट है, इसके बाहर क्वेश्चन जाने की पॉसिबिलिटी कम है। हालांकि जीएस में ऐसा कुछ कह नहीं सकते, मैं बार बार ये बात बताया हूँ आपको कि 100 में 100% गारंटी है कि बाहर नहीं जाएगा। जो लोग ऐसा कहते हैं पता नहीं कैसे कहते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है, मगर ये पॉसिबिलिटी है कि इसके इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनता है संविधान निर्माण की प्रक्रिया से, तो आपके क्वेश्चन जो है वो शायद ही बाहर जाए, ठीक।
तो आप पढ़िए मन लगा के, और जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछिए, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अगर दे दिया, वहाँ क्लियर कर पाया तो वहीं दे दूंगा, वरना फिर मैं जो है बोर्ड पे उसका आंसर दे दिया करूंगा। ठीक है बच्चों, तो कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं।